हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर एचबी चैनल। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर है कंप्यूटर का, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा यूनिट 3 थर्ड लेक्चर है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये सारे के सारे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो है, पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि जनरेशन से रिलेटेड सारे के सारे जो डाउट हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो कि 5 जनरेशन है, कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन, जनरेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करना है अभी से, जिससे क्या है आप फिर वीडियो की भावना में खो जाएंगे। तो अभी से इसको लाइक कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने कंप्यूटर का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिए। लेक्चर 1 में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है और लेक्चर 2 में डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का जो वीडियो है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 3 यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स, देखा जाए तो जो कंप्यूटर का जो विकास है वो 16वीं शताब्दी से शुरू हो गया था, जैसे कि मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका था, तथा आज का जो आधुनिक कंप्यूटर इसका परिणाम है। हालांकि कंप्यूटर के विकास में तेजी से बदलाव आया है। प्रत्येक पीढ़ी के बाद कंप्यूटर के आकार और प्रकार, कार्यप्रणाली, कार्यशीलता में बहुत ज़्यादा सुधार हुए थे। वर्तमान के कंप्यूटर काफ़ी आधुनिक और मॉडर्न और विकसित हैं। इस क्रम की अवधि के दौरान कंप्यूटर में काफ़ी परिवर्तन आए, जिससे कंप्यूटरों की नई पीढ़ियों का जन्म हुआ और विभिन्न कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जिसे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और इसे ही कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों में विभाजित किया गया। अब हम एक एक करके जो सारी की सारी पीढ़ियाँ हैं वो देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। जो भी चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, जहाँ सब जगह जितने भी ग्रुप हैं आपके, वहाँ पर शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर ऐसे कोई भी लेक्चर नहीं अपलोड किए गए हैं जहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल्स में क्लियर और आपके डाउटों को क्लियर करके बताए गए हों। ओके, एक बात और बताना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा देखना है आपको, बिल्कुल पूरा देखें, सब कुछ आपको समझ में आएगा। यानी कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, यानी कि वीडियो को पूरा पूरा आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो चलते हैं फर्स्ट जनरेशन की ओर। और हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है वो है प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, जो कि स्टार्ट हुई है समथिंग समथिंग 1940 से लेकर 1956 तक, जो कि हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है जो कि मानी जाती है। तो आप डेट के ऊपर नहीं जाइएगा, जो कि फर्स्ट जनरेशन है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन चली थी, यानी कि लास्ट इसका था 1956। इसका किसी भी किसी किताब में 1956 लिखा है, किसी किताब में 1957 लिखा है, किसी किताब में लिखा है 1958। तो समथिंग समथिंग 1956, 57, 58 तक, यानी कि हम इसको मान सकते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था फ्रेंड, 1950 तक, जैसा कि आपको पता है कि वैज्ञानिक अभियंता और सैनिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक बहु उपयोगी यंत्र हो चुका था। यानी कि कंप्यूटर जो कि सेना की दृष्टि से भी ज़्यादा ज़्यादा उपयोग हो चुका था। सेना और अकादमी के क्षेत्रों में इन यंत्रों का भी विकसित हो रहा था। जैसा कि आपको पता है, एनियक का जो यूज किया गया था वो फर्स्ट जनरेशन में ही यूज किया गया था। और फर्स्ट जनरेशन में जैसा कि आप देखा जाए कि एनियक, एडसेक, एडवैक, जो सारे के सारे कंप्यूटर थे, जो यूनिवैक था, वो सारे के सारे जितने भी सारे कंप्यूटर आए थे, वो सारे के सारे कंप्यूटर आए थे इसी में आए थे। कौन सी जनरेशन में आए थे? फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में क्या था वो सारा का सारा सब कुछ देख लेते हैं फ्रेंड्स एक एक करके। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब क्या होता था फ्रेंड? वैक्यूम ट्यूब एक नाजुक कांच का यंत्र होता था। क्या होता था वैक्यूम ट्यूब में? एक नाजुक कांच का एक यंत्र होता था। जैसा कि आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब देखा है फ्रेंड्स आपने? ये बल्ब देखा होगा जो आपके घरों में यूज किया जाता है, इस तरह का कुछ एक बल्ब होता है जो लाइट यूज किया जाता है। कुछ जो बल्ब के जैसा ही होता था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब एक नाजुक कांच का यंत्र था, जिसे गैस को निकाल कर उसमें से क्या करते थे, गैस को निकाल दिया जाता था, वैक्यूम बना दिया जाता था। उसमें उस बल्ब में से क्या करते थे, उसमें से जो गैस होती थी उसको निकाल कर उसको वैक्यूम यानी कि निर्वात बना दिया जाता था, बिना गैस का बना दिया जाता था। अब फिर क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूबों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह किए जाते थे, यानी कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते थे उनको उसमें से प्रवाह किया जाता था। और प्रारंभिक कंप्यूटर में से एक स्विच या एम्पलीफायर के रूप में भी उपयोग किया जाता था। यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के नियंत्रण और बढ़ा सकता था। ये वैक्यूम ट्यूबों के उपयोग गणनाओं के साथ साथ भंडारण नियंत्रण के लिए भी किया जाता था। अब आप समझ गए होंगे कि वैक्यूम ट्यूब होता क्या था।
तो वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, एक नाजुक कांच का यंत्र था। तो फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, बल्ब के जैसा होता था, और आपको पता है कि बल्ब बहुत ज़्यादा गर्मी करता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी करता था, इसी वजह से जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे बहुत ज़्यादा हीटिंग करते थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हीटिंग करते थे। इसी हीटिंग से बचाने के लिए इनमें क्या है, एसी लगानी पड़ती थी। जो हम घर अपने घरों में एसी यूज करते हैं ना, वहीं एसी उसी टाइप की एसी जो कि यूज करनी पड़, अगर हम एसी नहीं लगाते ना तो कंप्यूटर वहीं पर ब्लास्ट हो जाते थे। तो इसी वजह से एयर कंडीशनिंग अनिवार्य होती थी। प्रथम पीढ़ी के जितने भी सारे कंप्यूटर थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अपना मार्ग फर्स्ट देख लीजिए, चाहे आप अपना यूनिवैक देख लीजिए, चाहे अपना आप एनीएक देख लीजिए, चाहे अपना आप एडसेक देख लीजिए, चाहे अपना आप एडवैक देख लीजिए, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के जितने भी सारे कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, जो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता था, तो इसके लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। एसी और ही अपने आकार में, कितनी ज़्यादा आकार में, बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। जैसा कि मैं आपको बता चुका, एक कमरे के बराबर, जितना आपका कमरा होता है ना, उसी कमरे के बराबर, जो कि इतने बड़े होते थे। और ये क्या होते थे, इनकी जो स्पीड होती थी ना, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती थी, बहुत ज़्यादा स्लो होती थी। और जो इसी तरह से देखा जाए, उनकी जो प्राइस होती थी, वो प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होती थी। तो जो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर क्या होते थे, बहुत बड़े होते थे, भारी मात्रा में होते थे, इनको रखने के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर कमरे की आवश्यकता होती थी, बड़ी मात्रा में गर्मी का उत्सर्जन करते थे, इसलिए कंप्यूटर के उचित दामों के लिए, काम के लिए एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती थी। हाइड्रोजन बम के निर्माण हेतु गणना करना, द्वितीय विश्व युद्ध में एनीएक की पहली बार उपयोग किया गया था। जैसा कि मैं आपको सेकेंड लेक्चर में बता चुका हूँ, एनीएक का यूज किया कहाँ यूज किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पर, जो कि इसका यूज किया गया था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पीढ़ी में कुछ याद करने वाले कुछ गुण, उसके जो कुछ विशेषताएं फर्स्ट जनरेशन की, वो हम देखते हैं। अब फर्स्ट जनरेशन के रिलेटेड जितने भी सारे डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हम गुड देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ यार, वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझने के लिए आपके सारे डाउट एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें। एक लास्ट में आपको मैं गुड न्यूज़ दूंगा, वो गुड न्यूज़ देखने की पूरा पूरा वीडियो देखें। और ये आपकी जनरेशन से रिलेटेड मैं सारे डाउट आपको क्लियर करूंगा, एक भी क्वेश्चन अगर इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। बस आपको ओनली कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना है। फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी शेयर कर दीजिए। अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो क्वेश्चंस आने वाली जो मेन बातें होती हैं वो क्या हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने देख लिया है। ये साइज में काफ़ी बड़े होते थे, जल्दी गर्म होते थे, और जल्दी गर्म होते थे। अब बात आती है कि इन पे इनपुट आउटपुट भी तो होता होगा, यानी कि कुछ हम इसमें कंप्यूटर में चलाएंगे तो इनपुट तो देंगे, और हम कुछ ना कुछ आउटपुट भी मिलेगा। तो हम इनपुट देखने के लिए, जैसा कि अब आप कीबोर्ड, जैसा कि आपको पता है कीबोर्ड और माउस का यूज करते हैं, उसी टाइम पर हम किसका यूज करते थे, उस टाइम पर हम यूज करते थे पंच कार्ड। पंच कार्डों का यूज करते थे, किसका यूज करते थे, पंच कार्ड। और पंच कार्ड क्या होता है, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। पंच कार्ड का जो यूज किया गया था सबसे पहले किसने किया था, जयकार्ड के लूम में किया गया था। जयकार्ड का लूम क्या करता था, जयकार्ड का लूम क्या करता था फ्रेंड्स, उसमें बुनाई का काम करता था। जयकार्ड एक व्यक्ति का नाम था, जो बुनकर था, और बुनाई का काम करता था, और बुनाई का काम करता था। तो जो पंच कार्ड एक कागज का एक टुकड़ा होता था, उस कागज टुकड़े पर कोई भी डिजाइन बना दिया जाता था। जो भी डिजाइन बनाया जाता था ना, उस डिजाइन को, यानी कि उस कार्ड को मशीन के अंदर से गुजारा जाता था। मशीन के अंदर गुजारने के बाद जो भी इस पर जो डिजाइन बने होते थे कार्ड पर, वो डिजाइन सेम टू सेम कपड़े पर आ जाते थे। तो फर्स्ट जनरेशन में इनपुट और आउटपुट के लिए किसका यूज किया जाता था, पंच कार्ड का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता था इनपुट आउटपुट के लिए, पंच कार्ड का यूज किया जाता था। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि पंच कार्ड का यूज किस कंप्यूटर में किया जाता था, किस लिए किया जाता था। तो इनपुट आउटपुट के लिए किया जाता था, और किस में किया जाता था, फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था। अब बात आती एक जो इसमें मोस्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पीढ़ी में क्या आया था फ्रेंड्स। फर्स्ट पीढ़ी में आया था लैंग्वेज आई थी। और लैंग्वेज से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने पढ़ लिया इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज होता था, पंच कार्ड। अब इसमें
हमने डाटा डाला है तो डाटा डालने के लिए कुछ ना कुछ स्टोर किया जाता था। स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे कि हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड वगैरह जो भी होती हैं। लेकिन पहले फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, डाटा उस पर किस पर रहता था, मैग्नेटिक ड्रम पर रहता था। किस पर रहता था, एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक ड्रम रहते थे। उन ड्रमों में जो कि डाटा स्टोर किया जाता था, कहाँ पर रहता था डाटा, मैग्नेटिक ड्रमों में जो कि डाटा रहता था। ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या हुआ था, इनमें मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था, तो एक मशीनी भाषा का यूज किया गया था, एक असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। तो मशीनी भाषा क्या होती है फ्रेंड, मशीनी भाषा को हम जीरो तथा एक के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। नहीं पता तो आपको अच्छे से मैं आपको और बता भी दूंगा आगे। इसके बारे में एक अलग से, जो लैंग्वेज के लिए एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मशीनी भाषा क्या होती थी, जीरो तथा एक के रूप में होती थी और इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा कठिन होता था। मशीनी भाषा में जैसा जीरो और एक, बस मशीनी भाषा कैसी होती थी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ मशीनी भाषा कैसी होती थी। जीरो एक, एक एक जीरो, जीरो जीरो जीरो, एक एक एक, जीरो जीरो जीरो, एक एक एक, जीरो 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 एक, बस इसमें ही हमको क्या होता था, पूरा प्रोग्रामिंग करनी होती थी और कुछ नहीं। इसी में ही हम अब ऐसे हम कर लेंगे नहीं, तो इसमें क्या था, प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा कठिन होता था। तो उसी टाइम पर क्या हुआ था, एक प्रोग्रामर, कौन, एक महिला आई थी। वो महिला कौन थी, प्रोग्रामर थी। और उन महिला का क्या नाम था, उन महिला का नाम था ग्रेस हॉपर। फ्रेंड नाम को सुनकर आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो याद आ ही रहा होगा कि ग्रेस हॉपर कौन थी। अब मैं आपको बता कौन थी, 1952 में आई थी वो ग्रेस हॉपर। अब मैं आपको बताऊं ग्रेस हॉपर कौन थी। जब हमारा मार्क फर्स्ट कंप्यूटर हमने पढ़ा था ना, तो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर को किसने बनाया था, फ्रेंड आपको याद होगा। तो वो किसने बनाया था, हॉवर्ड एथवे आइकन प्लस ग्रेस हॉपर बनाया था। तो ये वही महिला है जिन्होंने मार्क फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था। तो ग्रेस हॉपर ने क्या किया था, 1952 में एक एक भाषा का यूज किया गया था, जो क्या नाम था, असेंबली भाषा। किस भाषा का निर्माण किया गया था, असेंबली भाषा का इन्होंने जो कि निर्माण किया, नहीं विकसित की, जो मशीनी भाषा से बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक बहुत इजी थी और इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया था। अब असेंबली भाषा हम जीरो और एक का भी यूज करते थे, और हम इसमें असेंबली भाषा में किस कोड का यूज करते थे, निम्नानिक्स। इसको आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स, किस कोड का यूज करते थे, निम्नानिक्स कोड का यूज करते थे। किस कोड का, निम्नानिक्स कोड का यूज करते थे असेंबली भाषा में। और किसने विकसित की थी, ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर ने क्या विकसित किया था, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। तो ये था पूरा का पूरा फर्स्ट जनरेशन के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे कोई भी, मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन अब आपका बाहर नहीं जाएगा फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड। इसके बाद में आता है हमारी सेकंड जनरेशन। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट और करूँगा, अगर आपने यूट्यूब ऐसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले वीडियो आप सोच रहे होंगे वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा, तो प्लीज़ यार वीडियो तो लंबा होगा लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, मेरा ये आपसे प्रॉमिस है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद आती है हमारी सेकंड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन कब से कब तक चली थी, 1956 से लेकर 1963, 1963-64 तक लगभग लगभग ये सेकंड जनरेशन मानी जाती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, समथिंग समथिंग मानी जाती है जी। कब से कब तक मानी जाती है, 1956 से 1963। किसी किसी किताबों में लिखा है 1959 से लेकर 1964। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट जनरेशन चली थी 55 56 57 के आसपास चली थी, और सेकंड जनरेशन वो चली थी 63 64 के आसपास ही चली थी। कौन सी जनरेशन, सेकंड जनरेशन। ठीक है। अब सेकंड जनरेशन में हम बात करते हैं, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा था। किसका यूज किया जाने लगा था, द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था। अब ट्रांजिस्टर क्या होता था फ्रेंड, द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटरों के समय में, फर्स्ट पीढ़ी में आपको पता है जैसे वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा बड़े होते थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, अब फिर सेकंड पीढ़ी में यानी कि 56 से 63 के बीच में फ्रेंड्स, इस क्या हुआ था, अमेरिका की एक बेल लेबोरेटरी थी। किसकी, अमेरिका की एक, कौन थी, बेल
लेबोरेटरी। कौन सी लेबोरेटरी? बेल लेबोरेटरी। इंग्लिश में मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ। बेल वो वाला बेल मत समझ लेना फ्रेंड्स। हाँ, मुझे पता है आप वही वाला बेल समझोगे, तो वो वाला बेल नहीं समझना है। बेल लेबोरेटरी में अमेरिका की ये बेल लेबोरेटरी थी। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ट्रांजिस्टर को कहाँ पर बनाया गया था, तो अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में ये बनाया गया था। ओके, तो अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में ये बनाया गया था। किसका यूज किया गया था? सेकंड को जो कि हम किसका यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जो कि जनरेशन में किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन में किया गया था वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था। इस नई तकनीक से कंप्यूटर में एक नए युग की शुरुआत हुई। एक नया युग आया किसकी वजह से? ट्रांजिस्टर की वजह से। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? 1947। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 1947 लिख गया है, लेकिन यहाँ पर आया 56, यानी तो मतलब वो जो डेटेड है ना, वो कुछ भी नहीं है। सेम टू वहाँ का जो एक्सपेक्टेड डेट मानी जाती है, आपको कुछ भी नहीं देखना है, डेट आपको याद नहीं करनी है, बस आपको मन में सोचना है कि हाँ ये इतनी इतनी टाइम में चला था। ठीक है, किसी किसी किताबों में डेट का तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिया हुआ है। अब वैक्यूम ट्यूब की जगह पर किस जो कि बेल लेबोरेटरी में बना दिया गया था ट्रांजिस्टर को। और ट्रांजिस्टर को बनाया किसने था? बनाया किसने था? विलियम सॉल्की। विलियम विलियम सॉल्की ने, जो कि अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में इसका बनाया था। इसको अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में किसने बनाया था? विलियम सॉल्की ने 1947 में। ओके, अब इसमें क्या होता था? एक अब जी क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर आकार में छोटा होता है। वैक्यूम ट्यूब होता था इतना बड़ा, ट्रांजिस्टर होता है इतना बड़ा। तो अब इसकी जो आकार में भी घटेगा, तब ट्रांजिस्टर छोटा होता है, तो अब आकार में भी तो इसकी जो परिवर्तन आएगा, तो इसका जो आकार में भी परिवर्तन आ गया, यानी कि इसका जो आकार था, इसका साइज था, वो छोटा हो गया। और जो लाइट थी वो भी कम, जो कि लाइट कम यूज करता था, यानी कि ये कम गर्म होते थे। लेकिन एसी की फिर भी ज़रूरत पड़ती थी। एसी की फिर भी ज़रूरत पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि एसी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़े, एसी की ज़रूरत पड़ती थी। और जैसे ही हम ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन हमारी स्टार्ट हुई, और जब फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूबों का वो यूज किया जाता था, उसका यूज होना बंद हो गया था। तो अब इसमें क्या होता था फ्रेंड्स? अब इसमें इनपुट आउटपुट के लिए किसका यूज किया जाता था? इनपुट आउटपुट के लिए भी तो किसी का यूज किया जाता था, होगा ना। तो इनपुट आउटपुट के लिए भी वही सेम कंडीशन थी। मैग्नेटिक टेप और डिस्को का प्रयोग, उसमें किसका यूज करते थे? मैग्नेटिक ड्रम का। फर्स्ट जनरेशन में हम किसका यूज करते थे? पंच कार्ड से जो डाटा प्राप्त होता था उसको हम मैग्नेटिक ड्रम पर लगाते थे। अब इसमें क्या हो गया? सेकंड जनरेशन में आ गई थी हमारी मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप का यूज होने लगा, मैग्नेटिक टैप और डिस्कों का यूज होने लगा। जैसा कि आप एक तरह से कह सकते हैं सीडी डीवीडी वगैरह जो कुछ भी है ना, इसका यूज होने लगा था। तो किसका यूज होने लगा था इसमें? मैग्नेटिक टैप और डिस्क। किसके लिए? इनपुट आउटपुट के लिए। मैग्नेटिक टैप और इनपुट आउटपुट इसका यूज होने लगा था, जिसकी हम देख लेते हैं अब एक एक करके। अब सेकंड पीढ़ी के गुण इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा की जटिलता को दूर करने के लिए सरल एवं उच्च हाई लेवल लैंग्वेज, जो लो लेवल लैंग्वेज हुआ करती थी, मशीनी भाषा असेंबली भाषा जो कि लो लेवल लैंग्वेज हुआ करती थी, इनकी जटिलताओं को दूर करने के लिए एक लैंग्वेज का सरल और जो हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ, उस हाई लेवल लैंग्वेज को हम कहते हैं फोर्ट्रैन और कोबोल, स्नोबॉल, एल्गोल। जो लैंग्वेज आई थी फोर्ट्रॉन, कोबोल, स्नोबॉल और एल्गोल, जो लैंग्वेज आई थी वो इसी उसमें आई थी सेकंड जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था? फोर्ट्रॉन और कोबोल, स्नोबॉल, एल्गोल आदि का जो कि यूज किया गया था। अब निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, जो हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले होते थे। इनकी गति तीव्र और त्रुटियां कम होती थी। पंच कार्ड की जगह चुंबकीय भंडार पंच, उसमें क्या होता था? पंच कार्ड का यूज किया जाता था। और सेकंड में क्या होने लगा था? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस का प्रयोग किया जाने लगा। मैग्नेटिक, जैसा कि अब मैं आपको बता चुका, मैग्नेटिक टैप और डिस्कों का यूज किया जाने लगा था। जैसे भंडारण यानी कि स्टोरेज की जो क्षमता होती थी, कैपेसिटी होती थी, उसमें जो कि वृद्धि है, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी। अब इसमें क्या हुआ था? सेकंड जनरेशन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जैसा कि आपको पता है विंडो 7 विंडो आज के ज़माने में चलती हैं। तो विंडो 7, तो उस टाइम पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था? सेकंड जनरेशन में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं ना,
वो सेकंड जनरेशन से स्टार्ट हुए हैं। जो सिस्टम होती है ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ था? सेकंड जनरेशन में। ओके, तो सेकंड जनरेशन में हमारा किसका विकास हुआ था? ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था। पोर्टन और कोबोल लैंग्वेज आ गई थी, यानी कि जो कि हाई लेवल लैंग्वेज थी। ओके, अब बात आती है फ्रेंड्स इसकी स्पीड कितनी थी, मैं आपको बताना भूल गया। फर्स्ट जनरेशन की स्पीड भी मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड जनरेशन की भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताना भूल गया था फ्रेंड्स। देखिए, फर्स्ट जनरेशन की स्पीड को हम मापते थे मिली सेकेंड में। काय में मापते थे हम इसको? मिली सेकंड में, मिली सेकंड में मापते थे। और इसकी स्पीड को हम मापते थे किसमें? माइक्रो सेकंड। अब मिली सेकंड माइक्रो सेकंड क्या होता है फ्रेंड्स? अब मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड क्या होता है? मिली सेकंड का मतलब होता है फ्रेंड्स, मिली का मतलब होता है 10⁻3, यानी कि एक सेकंड का 10/3वां भाग। 10/3वां मतलब एक सेकंड का 1000, मतलब एक सेकंड का 1/1000वां भाग। इसकी स्पीड इतनी होती थी, एक सेकंड का 1000वां भाग, यानी कि 10⁻3। तो इसकी स्पीड कितनी होती थी? 10⁻³ बोलेंगे। तो इसकी स्पीड कितनी होती थी फर्स्ट जनरेशन में? मिली सेकंड। और इसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया सेकंड जनरेशन में। और सेकंड जनरेशन में इसकी स्पीड को कितना कर दिया गया? सेकंड जनरेशन में इसकी स्पीड को कर दिया माइक्रो में। और माइक्रो की आपको पता है माइक्रो की स्पीड होती थी 10/-6। 10/-6 का मतलब क्या है फ्रेंड्स? 10/-6 का कितना फ्रेंड्स हो गया माइक्रो में? मतलब कि हो गया एक सेकंड का 10 लाखवां भाग, यानी कि 6 बार जीरो। 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। तो एक सेकंड का 10 लाखवां भाग, इतनी स्पीड कर दी। फर्स्ट जनरेशन में 1/1000वां भाग होता था, और सेकंड जनरेशन में एक सेकंड का 10 लाख भाग। तो इसकी सेकंड जनरेशन में इसकी स्पीड को कितना कर दिया गया था? सेकंड जनरेशन में इसकी स्पीड को बढ़ाकर 1/10 लाख भाग जो कि कर दिया गया था। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड जनरेशन। उम्मीद कर रहा हूँ सेकंड जनरेशन में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आती है हमारी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की जो स्टार्टिंग मानी जाती है समथिंग समथिंग 1964 से लेकर 1971 तक, जो कि हमारी थर्ड जनरेशन की स्टार्टिंग मानी जाती है। अब थर्ड जनरेशन में सबसे पहले तो मैं आपको स्पीड बता देता हूँ फ्रेंड, जिससे आपको क्लियर समझ में। फर्स्ट जनरेशन की हमने मिली में मापा, सेकंड को हमने माइक्रो में मापा, और थर्ड को हमने मापा, थर्ड जनरेशन की स्पीड को हमने मापा नैनो सेकंड में, जो आज के कंप्यूटरों में भी यूज की जाती है। आज के कंप्यूटर में कौन सी स्पीड यूज की जाती है? नैनो सेकंड। तो नैनो सेकंड में क्या होता था? 10/-9 सेकंड। 10/-9 सेकंड, यानी कि इसको हम माप सकते हैं 9 बार जीरो लिखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि एक सेकंड का 10 करोड़वां भाग। इतनी स्पीड थर्ड जनरेशन में कर दी। और थर्ड जनरेशन में क्या क्या हुआ था वो हम देख लेते हैं एक एक करके। थर्ड जनरेशन में फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण बात थी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी कि 64 से लेकर 70 तक जितने भी सारे कंप्यूटर बने थे उसको हमने 70-71 तक जो कि थर्ड जनरेशन में रख दिया था। उस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर, इन ट्रांजिस्टर के स्थान पर किसका यूज किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि किसका यूज किया गया था? आईसी। आईसी ट्रांजिस्टर से बनती थी। आईसी इतनी बड़ी होती थी, ट्रांजिस्टर इतना बड़ा होता था, तो आईसी होती थी इतनी बड़ी। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं 200 और 300 ट्रांजिस्टर को मिलाकर, 200-300 ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक आईसी बना दी गई। तो आप खुद सोच सकते हैं स्पीड कितनी हो जाएगी। 200-300 ट्रांजिस्टर होंगे, उसकी जगह पर अगर हम एक आईसी रख देंगे तो बराबर स्पीड हो जाएगी। तो ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी का प्रयोग किया गया, यानी कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और जिसे किसने यूज किया था, मतलब किसने बनाया था? तो उसे बनाया था जेएस किल्वी ने बनाया था। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता था, यानी कि आईसी क्या होती थी? वो होती थी सिलिकॉन के एक छोटे से चिप पर एक आईसी बनाई गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट है वो कहाँ से बनाया गया था? वो सिलिकॉन के एक छोटे से चिप होता था, उससे आईसी बनाई गई थी। और एक ही चिप पर हजारों ट्रांजिस्टरों को बना दिया, जैसे मैंने आपको बताया गया था 200, एक उदाहरण एग्जाम्पल देके, तो हजारों ट्रांजिस्टरों को जो कि एक ही उस पर लगा दिया जाता था। किस पर लगा दिया जाता था? आईसी के ऊपर। अब आईसी कैसे बनी होती थी? वो बनी होती थी सिलिकॉन के छोटे से चिप पर बनी होती थी। सिलिकॉन से छोटे से चिप पर बनी होती थी, या एक तरह से हम कह सकते हैं एमओएस।
किससे बनी होती थी? एक तरह से अगर सिलिकॉन नहीं आता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं एमओएस। एमओएस का मतलब क्या होता है? एमओएस का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एमओएस को हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी कि सेमीकंडक्टर, यहाँ पर सेमीकंडक्टर आता है ना, यानी कि अर्धचालक। सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। और अर्धचालक कैसे बना होता था? सिलिकॉन से। और सिलिकॉन की जगह पर नहीं आता है तो एमओएस आता है, तो एमओएस भी आपको लगाना है। तो जिन्हें अर्धचालक कहा जाता था इससे कंप्यूटर की गति बढ़ गई, क्योंकि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर तीनों ही एक आईसी में समाहित हो जाते थे। यानी कि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एक मेमोरी होती है, कैपेसिटर भी, यानी कि इसकी जो स्टोरेज की वो होती है इकाई, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं, और जो कि सारा का सारा एक ही आईसी के अंदर आ जाते थे। इससे क्या हुआ था? कंप्यूटर के आकार पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। इस पीढ़ी के कंप्यूटर वीडियो डिस्प्ले यूनिट, यानी कि हम कह सकते हैं मॉनिटर का यूज भी इसी पीढ़ी के अंदर माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं, जिससे कि हमारी जो थर्ड जनरेशन से वो क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। ठीक है। अब सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था? सेकंड जनरेशन में हमने किसका यूज किया था? ट्रांजिस्टर का यूज किया था। और थर्ड जनरेशन में हमने किसका यूज किया? आईसी का यूज किया। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके गुण हैं वो हम देख लेते हैं। तृतीय पीढ़ी में यानी थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की नई हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ, जिसका नाम हमने रखा बेसिक। बेसिक का पूरा नाम क्या होता था? फ्रेंड बेसिक का पूरा नाम क्या होता है आपको पता है? फर्स्ट जनरेशन में हमारी जो दो लैंग्वेज आई थी, मशीनी भाषा, एक असेंबली भाषा आई थी। सेकंड जनरेशन प्रोटोन कोवॉल जी ऐसी आई थी। और थर्ड जनरेशन में एक हमारी जो लैंग्वेज आई थी उसको हमने बेसिक भाषा नाम दिया गया था। और बेसिक का नाम क्या था? बेसिक का नाम क्या था? बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, पर्पज यानी कि सभी पर्पज यानी सभी उद्देश्य को काम करने वाला, सिंबॉलिक सभी तरीके से सिंबॉलिक सभी तरीके के इंस्ट्रक्शन को समाहित करने वाला कोड। तो इसको बेसिक लैंग्वेज थी, वो ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज थी, इसमें ज़्यादातर सारे काम हो जाते थे बेसिक एप्लीकेशन की सहायता से। इसके बाद में आता है कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। आपको पता है फर्स्ट जनरेशन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था, सेकंड जनरेशन में आया था जिसे हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और थर्ड जनरेशन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा। ओके। इसके बाद में हम देख लेते हैं इसका मेन पॉइंट क्या है। ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का यूज किया गया, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और संधारित्र कैपेसिटर एक छोटे से चिप पर आ गए थे। ठीक है। अब प्रारंभ में क्या हुआ था जब आईसी स्टार्ट हुई थी, तो आईसी दो तरह की आई थी। स्टार्ट शुरुआत में जो आईसी आई थी वो दो तरह की आईसी आई थी। एक आईसी आई थी एसएसआई, और एक आईसी आई थी एमएसआई। तो एसएसआई आईसी आई थी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एमएसआई यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद में बहुत सारी आईसी आई थी एसएसआई और एमएसआई के बाद में एलएसआईसी आईसी, यूएलएसआईसी आईसी। ये हम जो फोर्थ जनरेशन में पढ़ेंगे। तो थर्ड जनरेशन कौन सी आईसी आई थी सबसे पहले? एक आई थी एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एक थर्ड जनरेशन, और एक और आई थी इससे बाद में आई थी एमएसआई, जिसे हम कहते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि थर्ड जनरेशन में कौन सी आईसी का यूज किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हल्के होते थे, कम खर्चीले होते, तीव्र होते थे और अधिक ज़्यादा विश्वसनीय होते थे। अब बात आती है कि इसमें मैंने आपको लैंग्वेज बताई दिया, और इसमें मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें इनपुट आउटपुट के लिए क्या होता था? चुंबकीय टैप और डिस्क के भंडारण की क्षमता में वृद्धि हुई। यानी कि सेकंड जनरेशन में जो स्टोरेज आए थे वही थर्ड जनरेशन में आए थे, बट क्या हुआ था थर्ड जनरेशन में उनकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा अधिक कर दी गई। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो हमारी थर्ड जनरेशन में आई थी। आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि चिप रैम में क्या होता है?
तो फ्रेंड्स आपको पता है रैम में क्या होता है, डाटा को स्टोर करते हैं। तो वहीं यानी कि रैम का विकास हुआ था, यानी कि रैम वर्ड जो सुनने में आया था हमारा, जो कि आया था थर्ड जनरेशन में सुनने में आया था। इसमें जो बेसिक लैंग्वेज के साथ साथ में एक लैंग्वेज और आई थी, पास्कल आई थी, और पास्कल के साथ में आई थी एक PL1 भी लैंग्वेज आई थी। लेकिन जो बेसिक लैंग्वेज आई थी वो बेसिक का जो ज़्यादा महत्व माना जाता है। टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ जी, मैं आपको बता चुका हूँ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री स्टार्ट हो गई थी। हार्डवेयर अलग बिकना स्टार्ट हो गए थे, और जो कि सॉफ्टवेयर हैं वो अलग बेचना स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ से हमको समझ में आता है फ्रेंड्स कि जो कीबोर्ड और जो माउस कीबोर्ड और जो माउस का विकास हुआ था वो थर्ड जनरेशन में ही हुआ था। कीबोर्ड और माउस का जो विकास हुआ था वो हमारे कब हुआ था, थर्ड जनरेशन में ही हुआ था। इनपुट आउटपुट के लिए जो यूज किए गए थे सबसे पहले वो कीबोर्ड और माउस ही यूज किए गए थे। अब वो कीबोर्ड किस तरह का यूज किया गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड यूज किया गया था उसको वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे हम MS वर्ड का यूज करते हैं ना, सेम टू सेम वही था। बस उस टाइम पर क्या होता था, टाइपराइटर होता था। टाइपराइटर आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है, इसमें यहाँ पर बटन में खटखट खटखट आवाज करके चलता है। तो वह टाइपराइटर का विकास हुआ था इनपुट के लिए, नहीं, इनपुट के लिए टाइपराइटर का विकास हुआ था। और ये किसने किया था, IBM कंपनी ने किया था। यानी कि उस टाइम पर जो कंप्यूटर बनाती थी वो ओनली एक ही कंपनी बनाती थी। वो कौन सी कंपनी थी, वो ओनली IBM कंपनी थी। और उस IBM कंपनी ने कौन सा बनाया था फ्रेंड्स, उस IBM कंपनी ने कौन सा बनाया था, वो बनाया था MT/ST। कीबोर्ड का नाम है MT/ST। MT/ST कीबोर्ड का नाम है, जो कि MT/ST कीबोर्ड बनाया था। इसका नाम क्या था, MT से बनता है मैग्नेटिक और T से बनता है टैप। M से बनता है T, सॉरी मैं आपको इसको लिखकर दिखा देता हूँ। देखिए MT/ST, तो मैग्नेटिक टैप सिलेक्टिंग टाइप राइटर। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि कीबोर्ड का विकास हुआ था, यानी कि उस कीबोर्ड आई थी, वर्ड प्रोसेस में इसका यूज किया गया था। IBM कंपनी ने इसको बनाया था, और IBM कंपनी ने बनाया था। इसका क्या नाम था, MT/ST। इसका नाम था मैग्नेटिक टैप सिलेक्टिंग टाइपराइटर। मैग्नेटिक टैप सिलेक्टिंग टाइपराइटर इसका नाम था। ओके, अब इसमें क्या हुआ था, मैं इसमें एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसमें आई थी, वो क्या थी। तो फ्रेंड्स थर्ड जनरेशन में एक कंप्यूटर का विकास हुआ था। एक जो मिनी कंप्यूटर है ना, मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ था। प्रथम मिनी कंप्यूटर, जब मिनी कंप्यूटर क्या होता है, जब हम आगे हम पढ़ेंगे तो मिनी कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे। अभी तो हम जनरेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हमको ये पढ़ना पड़ रहा है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ, सबसे वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर आया था, जिसे 1965 के समथिंग बनाया गया था, और DEC नामक कंपनी ने बनाया था। डिजिटल इक्विपमेंट डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको बनाया था। और ये सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, और मिनी कंप्यूटर इसका नाम क्या दिया गया था, PDP-8 इसका नाम दिया गया था। इसका क्या नाम था, PDP-8, और इसका पूरा नाम था प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर 8। PDP-8 का विकास किया गया था। सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था PDP-8 आया था, उसे DEC कंपनी ने बनाया था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी ने इसको बनाया था। और ये फ्रेंड्स कितना बड़ा कंप्यूटर था फ्रेंड्स, आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा कंप्यूटर होगा फ्रेंड्स। आपने अपना फ्रिज देखा है अपने घर का, उतना बड़ा कंप्यूटर था। यानी कि इसका जो साइज है वो छोटा हो गया था थर्ड जनरेशन से। पहले तो बहुत ज़्यादा एक कमरे के बराबर आते थे। तो जो पहला मिनी कंप्यूटर आया था डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा, PDP-8 यानी कि प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर 8 का विकास किया गया था, जिसे DEC कंपनी ने बनाया। टेली जो कि इसका जो आकार होता था वो फ्रिज के बराबर होता था। उसकी जो कीमत होती थी वो डॉलर में होती थी। कितना डॉलर होता था, $18,000। $1 इस टाइम पर कितना है, 70 रुपये का। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितने में होगा कंप्यूटर, यानी कि 8-10 लाख के आसपास एक कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर पहले आता था। तो इतना बड़ा था ये कंप्यूटर। अभी हमारा थर्ड जनरेशन से रिलेटेड सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ यार
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। और हमारी नेक्स्ट जनरेशन आती है, उसको हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो स्टार्टिंग मानी जाती है 70-71 से लगभग 95 तक, जो कि हम इसको मान सकते हैं 70-71 से लेकर 1995 तक, जो कि हमारी फोर्थ जनरेशन आई थी। अब फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, फोर्थ जनरेशन यानी 70-71 तक इसको हम मान सकते हैं। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। किसका यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। एक कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग होते हैं, यानी कि जो फोर अब जो यूज कर रहे हैं ना, इस टाइम पर जो यूज कर रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर वाली यानी फोर्थ जनरेशन को यूज कर रहे हैं। ये कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग होते हैं और आगे विकसित किए भी जा रहे हैं। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया गया था। और माइक्रो प्रोसेसर का किसने आविष्कार किया था, 1971 में मार्शियन ई हब द्वारा विकसित किया गया था। मार्शियन ई यानी कि मॉर्सन हब हॉप के द्वारा, किसके द्वारा, मॉर्सन हॉप के द्वारा इसको विकसित किया गया था सन 71 में। मॉर्सन हॉप ने इसको विकसित किया था। और फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया था। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है उसको आप समझिए। जैसा कि आपको पता है ट्रांजिस्टर आए थे, इसके बाद आईसी और इसके बाद आया है माइक्रो प्रोसेसर। आईसी में क्या होता था फ्रेंड, आईसी में मतलब 300-400 ट्रांजिस्टरों को आईसी में लगा दिया गया, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर में क्या हुआ था, 400-500 आईसी को, किसको, 400-500 आईसी को एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगा दिया गया। 300-400 ट्रांजिस्टर को आईसी के अंदर और 300-400 आईसी को एक माइक्रो प्रोसेसर। तो सोचिए माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड कितनी होगी। तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड है, तभी हम तो जो यूज कर रहे हैं ना वो फोर्थ जनरेशन की पीढ़ी को यूज कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन को यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। फ्रेंड तो मॉर्सन हॉप ने इसको विकसित किया था माइक्रो प्रोसेसर को। इसमें आपको समझ में आ गया है माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर में आप, और जैसा कि आपको पता है आईसी में क्या होता था, एसएसआई आई थी, एसएसआई यानी कि, और एक आई थी एमएसआई, ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें कौन सी आईसी, इसमें कौन सा विकास किया गया था, एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एक वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन में आई थी एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का जो कि निर्माण किया गया था। और जो चिप कैसी होती थी, यह चिप अंगुली के नाखून के आकार की होती थी। यानी माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता था, माइक्रो प्रोसेसर एक अंगुली के आकार का होता था। आप, मैं इसका फोटो नहीं बता, आप जो कि गूगल पर सर्च करोगे तो कम समथिंग इतना बड़ा माइक्रो प्रोसेसर होगा। आप अपने जब मोबाइल लेने जाते हो तो आप देखते हो ना उसमें प्रोसेसर कितना है, तो वहीं जे माइक्रो प्रोसेसर आपके मोबाइल में भी यूज किया जाता है। 1970 में तैयार किए गए चिप का नाम इंटेल 4004 था। अब सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो किसने बनाया था फ्रेंड्स। अब माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में आ गया था, मॉर्सन हॉप के द्वारा विकसित किया गया था। और किस कंपनी ने बनाया था, 1970 में बनाया गया था, 70-71, मैंने आपको बोला ना टाइम नहीं देखना है आपको, 70-71 आसपास 1970 में तैयार किया गया था। इस चिप का नाम था इंटेल 4004। सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर आया था, वर्ल्ड का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था, वो आया था इंटेल 4004 आया था। उसका नाम क्या था, इंटेल 4004 था। और इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा गया जाता था। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर आया था। अब माइक्रो प्रोसेसर के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में आप मुझे कमेंट करना है, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर में उसमें आपको समझा दूंगा। और एक इंटेल के बारे में भी आपको समझा। अभी तो हमने इंटेल 4000 पढ़ा है, इसके इंटेल के बहुत सारे कंप्यूटर वो आपने जैसा कि सुना भी होगा, i5, i7, i8 में। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, इंटेल 4004 आया था सबसे पहला, ठीक है। इंटेल 4004 आ गया, अब इसको कोई ना कोई कंप्यूटर में तो यूज किया गया ना। इंटेल 4004 आया और इसको हमने क्या क्या दे दिया, माइक्रो प्रोसेसर। और जिन भी कंप्यूटरों में यूज किया जाता था, कोई सा भी एक कंप्यूटर हो, उस कंप्यूटर में अगर हमने माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया तो उस कंप्यूटर का नाम क्या हो जाता था, माइक्रो कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर में अगर हम माइक्रो प्रोसेसर लगा देते तो उस कंप्यूटर का नाम हो जाता था माइक्रो कंप्यूटर। ओके, और इसके बाद में क्या हुआ था, सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर, जब हम पीसी चलाते हैं ना, पीसी। थर्ड जनरेशन में क्या आया था, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन में क्या आया है, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर आया था। तो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना, वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही आती है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर का ही एक भाग है।
अब आगे पढ़ेंगे ना उसमें और ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा आपका। माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी ये पीसी है ना, वो माइक्रो कंप्यूटर का ही एक भाग है। पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं हिंदी में पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर का ही एक भाग, माइक्रो कंप्यूटर जो कि पर्सनल कंप्यूटर जो कि माइक्रो कंप्यूटर का ही एक भाग है, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर जिस भी कंप्यूटर में लगा दिया जाता था उसे हम कहते थे माइक्रो कंप्यूटर। और आपको पता है कि माइक्रो कंप्यूटर पीसी है जो कि माइक्रो कंप्यूटर का ही भाग है। तो इसी पर आधारित यानी कि इंटेल 8080, सबसे पहला कौन सा आया था, इंटेल 4004। सबसे पहला कौन सा प्रोसेसर आया था, 4004। और इसी टाइम पर एक जो कि 1975 में, किसने 1975 में एक कंपनी आई थी, MITS कंपनी आई थी। MITS कंपनी ने एक अल्टेयर नामक एक कंप्यूटर बनाया था। कौन सा कंप्यूटर बनाया था, अल्टेयर नाम का एक कंप्यूटर बनाया था। और उस कंप्यूटर को यूज किया गया था इंटेल का 8080 का एक, इंटेल का एक 8080 का एक प्रोसेसर यूज किया गया था। यहाँ पर 4004 है, मैंने आपसे बोला ना, मैं आप जो कि प्रोसेसर के बहुत सारे आए हैं तो मैं आपको अलग सी वीडियो में बता दूंगा। तो इंटेल 8080 का एक सॉफ्ट जो कि अल्टेयर नामक कंपनी, अल्टेयर नामक जो कि पीसी, किसमें कौन क्या था, ये पीसी था। अल्टेयर नामक एक पीसी में माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया गया था। माइक्रो कंप्यूटर इंटेल 8080 का, सॉरी इंटेल 8080 का इसको यूज किया गया था माइक्रो कंप्यूटर में। माइक्रो कंप्यूटर यानी कि अल्टेयर कंपनी जिसे MITS कंपनी ने सन 1975 में बनाया था। अब MITS का पूरा नाम क्या था वो आपको बता देता हूँ। MITS का पूरा नाम था माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीमेट्री सिस्टम। इसको आप याद करने की जरूरत नहीं, कोई इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। आपको बस इतना याद रखना कि MITS कंपनी ने कौन सा जो कि बनाया था, अल्टेयर नामक एक माइक्रो कंप्यूटर बनाया था जिस पर इंटेल 8080 का एक सॉफ्टवेयर चलता जो कि 1975 की समथिंग बनाया गया था, ठीक है। अब इसकी जो मेमोरी होती थी ना वो कितनी होती थी फ्रेंड, 1 KB की मेमोरी होती थी। 1 KB कितना सोच सकते हैं, आज के ज़माने में आप 8 8 GB का यूज कर रहे हो, उस टाइम पर ओनली 1 KB का यूज किया जाता था। सोच पा रहे हो, एक गाना भी, एक मतलब एक फोटो भी नहीं आता था। आजकल के जो फोटोज जो आ रहे हैं ना, 15 15 MB की फोटोज आते हैं एक ही। मेरा मोबाइल है उसमें भी 15 MB से नीचे एक फोटो आता ही नहीं है। अब उस टाइम पर सोचिए 1 KB का एक फोटो आता था, तो कितनी बड़ी बात थी। और उसमें एक 8 बिट का, इसमें कितना, जो अल्टेयर पीसी आया था ना उसमें 8 बिट का, कितनी बिट का, 8 बिट का प्रोसेसर यूज किया गया था। आज की डेट में आप यूज कर रहे हो 64 बिट का कंप्यूटर यूज करते हो ना, उस टाइम पर आपको 8 बिट का ही चलाने का वो मिलता था, ओनली 8 बिट का। और 1 KB की मेमोरी होती थी उसकी। 1 KB से भी कम होती थी, लगभग लगभग इसकी 256 बाइट रहती थी मेमोरी, लगभग लगभग 256 बाइट, 1 KB से भी कम रहती थी। तो एक इतनी जो इसका अल्टेर नामक कंप्यूटर आया था, और मिनी कंप्यूटर इसमें आया था 3rd जनरेशन में, ओके। अब क्या हुआ था, बिल गेट्स का तो आपने सुना ही होगा। बिल गेट्स को आपने अच्छे से सुना होगा, कौन है, सबसे बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, जो आज की वर्ल्ड में सबसे फेमस कंपनी है। वो जो कंप्यूटर की जो गैजेट्स बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं की बिकती हैं। तो बिल गेट्स ने क्या किया था, अल्टेयर में जो बेसिक भाषा आती है ना, बेसिक भाषा कब आई थी, इसी में ही तो आई थी ना बेसिक भाषा। तो बेसिक भाषा को इंस्टॉल करने के लिए कहा गया था बिल गेट्स को अल्टेयर नामक कंपनी में। बेसिक बात, MITS कंपनी ने बोला था कि MITS कंपनी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र, किस विद्यालय थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे बिल गेट्स को अल्टेयर 8800 माइक्रो कंप्यूटर में बेसिक भाषा को इंस्टॉल करने का प्रस्ताव दिया गया, और बिल गेट्स को यह प्रस्ताव सफल रहा। इसके बाद बिल गेट्स ने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बाद 1981 में, में IBM कंपनी ने, जो IBM कंपनी थोड़ा बिछड़ गई थी ना, IBM कंपनी सारे के सारे कंप्यूटर यूज कर रही है, बनाती थी, उसने उसने भी अब माइक्रो कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर। पहले क्या वो कंपनी थी ना, IBM जो कंपनी थी वो पीसी नहीं बनाती थी, बड़े बड़े कंप्यूटर से बनाती थी, अब उसने पीसी बनाना भी स्टार्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट को सक्सेस होकर देख कर। तो अब माइक्रोसॉफ्ट यानी कि बिल गेट्स की आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो बिल गेट्स यानी कि MITS कंपनी ने 1975 के बाद में 1980 के आसपास उन्होंने उनसे बोला था, 1980 के आसपास बोला था कि हमारी जो अल्टेयर हमने कंप्यूटर बनाया है उसमें आप जो कि बिल गेट्स से बोला था कि अपनी जो हमने ये बेसिक भाषा है ना उसको इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल कर दी उन्हें। और तभी से जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उन्होंने अपनी संस्था खोल दी, और जो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो जी बिल गेट्स का भी आपको कहानी समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आती है चौथी पीढ़ी के घोड़े, वो हम देख लेते हैं एक एक करके जल्दी से।
चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार न्यूनतम किया गया। पहले की पीढ़ी में प्रयुक्त मेमोरी की जगह अब सेमीकंडक्टर का प्रयोग होने लगा था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सेमीकंडक्टर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धचालक, यानी कि मैंने आपको बताया था MOS, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में एप्लीकेशन डाटाबेस का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर तैयार हुए, यानी कि रैम तो थर्ड में आ गई थी, रैम का विकास बहुत ज़्यादा हो गया था। लैन मैन, जैसा कि आपने लैन मैन का सुना होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, बैन एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका भी आया। सी लैंग्वेज का इसमें विकास हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इसमें विकास, सारे के सारे जो सारे विकास हुए वो फोर्थ जनरेशन के अंदर ही आए थे। ठीक है। उच्च गति वाले नेटवर्क का विकास हुआ, जिन्हें आप लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, बैन, वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते। इसी समय सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ, जिसमें प्रोग्रामिंग करना और ज़्यादा इजी हो गया था। ठीक है। इसके बाद में सी लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन सी लैंग्वेज आई थी, और बेसिक लैंग्वेज वो आई थी, सॉरी वो बेसिक आई थी थर्ड जनरेशन। बेसिक भाषा को किसने यूज किया था, MIT। उसकी आपको कहानी समझ में आ गई होगी। इसी समय फोर्थ जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आई थी, सी लैंग्वेज आई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का पहली बार इसी पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था। इसके साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गई थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जैसी स्थापना हुई, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम अपना निकालना स्टार्ट कर दिया। MS-DOS आ गए थे माइक्रोसॉफ्ट की। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति इसी पीढ़ी को माना जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है, वो इसी पीढ़ी को हम मानते हैं। कौन सी पीढ़ी को मानते हैं, वो मानते हैं हम इसी वाली पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन को ही मानते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर का उपयोग हम सभी पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी करने लगे थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर से आने लगे थे फोर्थ जनरेशन के में। आपको मैंने बता ही दिया था, क्योंकि जो प्रोसेस जिस भी कंप्यूटर में प्रोसेसर का यूज किया जाता था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था, उसी कंप्यूटर को हम कहते थे माइक्रो कंप्यूटर कहते थे। पर्सनल कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई, जो हम अपने घरों में कंप्यूटर चला रहे हैं, वो इसी फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुए थे। यानी कि मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क आए थे, जो स्टोरेज करने का जो था, उसकी रैम की क्षमता में और ज़्यादा विकास होने लगा था। रैम यानी कि स्टोरेज आ गए थे। अब जैसे कि इस तरह से हम देख सकते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह जो ऑप्टिकल डिवाइस सारे के सारे इसी पीढ़ी के अंदर आ गए थे। तो ये था पूरा का पूरा फोर्थ जनरेशन का पूरा डाटाबेस। स्प्रेडशीट यानी कि MS-DOS पूरा का पूरा आ गया था। माइक्रोसॉफ्ट डॉस, जो आप कह सकते हैं MS ऑफिस, जो आप यूज करते हैं, MS ऑफिस आ गया था। एक्सेल, पावर पॉइंट, सारे के सारे सॉफ्टवेयर इसी फोर्थ जनरेशन के अंदर माने जाते हैं। इसके बाद आती है हमारी फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं जल्दी जल्दी। प्लीज़, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिफ्थ जनरेशन मानी जाती है 1995 से और अब तक नाउ, यानी कि दिस ना, अभी तक जो जनरेशन चल रही है वो हमारी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। आगे भी जो जनरेशन आएगी वो सिक्स जनरेशन बहुत ज़्यादा हाई फाई होने वाली है। तो फिफ्थ जनरेशन आई थी, और फिफ्थ जनरेशन में टोटल टोटल किसका यूज होता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप रोबोट वगैरह देख रहे होंगे, वो सारा का सारा फिफ्थ जनरेशन का ही कमाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है सारा का सारा। इस कंप्यूटर में अद्भुत चीज़ों को समाहित करने का प्रयास किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, विंडोज़ आ रहे हैं। विंडोज़ को हटाना, गूगल असिस्टेंट जैसा कि आप बोल कर के जो कि सारा का सारा सब कुछ टाइप कर देते हैं, वो आ रहे हैं। वो किस पीढ़ी के अंदर आ रहे हैं, इसी पीढ़ी के अंतर्गत आ रहे हैं। इसमें प्लग एंड प्ले का यूज किया जा रहा है सबसे ज़्यादा। किसका यूज किया जा रहा है, प्लग एंड प्ले। अब प्लग एंड प्ले क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप अपना माउस लगाते हो ना कंप्यूटर में, तो पहले क्या होता था, माउस को लगाने के लिए कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन अब जैसे ही आप माउस को लगाते हो, USB वाले माउस को, डायरेक्टली चालू हो जाता है। पहले तो सारे जो USB का जो कमाल है ना, वो प्लग एंड प्ले का थ्रू यूज किया जा रहा है। फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही आ रहे हैं, यानी कि प्लग एंड प्ले फिफ्थ जनरेशन में आने लगा है। इसके बाद में किया हुआ था, इसमें जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, रोबोट आए थे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधार रोबोट सोफिया, जो कि सबसे बड़ा जो कि रोबोट है। अब इसमें क्या हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, VLSI वगैरह जो मैंने बताए थे, और इसी पीढ़ी में आई थी, वो आया था VLSIC। और एक आई थी SLSIC। VLSIC का मतलब क्या हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसका क्या मतलब हो गया, सुपर लार्ज। आर्टिफिशियल में क्या होगा, सुपर लार्ज। तो ULSIC और SLSIC का यूज किसमें किया गया था, फिफ्थ जनरेशन में किया गया था। अब फिफ्थ जनरेशन के कुछ जो कि यूजेस हैं हम देख लेते हैं, नहीं गुण है वो देख लेते हैं। सबसे पहले
देखिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप, टैबलेट सारी की सारी इसमें आ गए थे। मल्टीमीडिया का इसमें विकास हो ही गया है। इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज करने लगे हैं, आपको पता है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के भी आ चुका है इसमें। ऑप्टिकल डिस्क, CD वगैरह सारी की सारी चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, www डॉट वर्ल्ड वाइड वेब, सारा का सारा सब कुछ आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आई ही है। मैग्नेटिक बबल मेमोरी, यानी कि जो मैग्नेट स्टोरेज करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा, इसका जो लेवल है और ज़्यादा हो गया है। पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC सारे के सारे इसी में आ गए हैं। तो ये अब इसमें और कुछ ज़्यादा इसमें जो कि आपको याद नहीं करना है, तो बस आपको इसमें ओनली याद करना है 5th जनरेशन में किसका यूज़ किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। किसमें किया जा रहा है, 5th जनरेशन। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अपने यूट्यूब पर SB चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल आप ओपन करेंगे और सर्च बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिखना है SBG चैनल। जैसे ही आप SBG चैनल टाइप करेंगे आपको ग्रुप मिल जाएगा। अगर आपको ग्रुप नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट करूंगा, बस थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। जनरेशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट हैं वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कमेंट करके फ्रेंड्स जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो अच्छा बताना, बेकार लगा है तो बेकार बताना। तो पहले प्लीज़ कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।